सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखारकर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें
हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। पिछले भाग में पवन, सोनिया एवं पुनीत भैया ने दूरियों के मापन पर चर्चा की थी। इस भाग में तीनों गति के मापन पर चर्चा जारी रखेंगे। पवन, अब तुम्हें गति के प्रकार एवं गति के मापन के बारे में जानना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें वाहनों के विकास के बारे में क्या जानकारी है? मुझे मालूम है कि हजारों सालों पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे इंसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। पहिए के अलावा नाव के आविष्कार ने भी बहुत प्रभाव डाला। नाव के कारण पानी के आसपास बसी दुनिया की खोज करना आसान हो गया। पता है, हवाई जहाज से पहले लोग समुद्र में जहाजों से लंबी यात्रा किया करते थे। नाव की सवारी मुझे बहुत पसंद है। कितने आराम से चलती है। पानी में सड़क जैसा घर्षण नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन घर्षण आवश्यक भी होता है, नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे और आम सतह पर भी फिसलने लगेंगे। जैसे कि फर्श पर तेल या साबुन गिरा हो तब फिसलते हैं। हाँ, इसीलिए घर्षण संतुलन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो भी चलना मुश्किल होगा। नाव और पहियों के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वाहनों का विकास होता गया और अब तो हवाई जहाज तक बन चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसका हमारे अध्याय से क्या संबंध है? संबंध है? अच्छा सोनिया, तुम कैसे बताओगी कि कोई वस्तु गति में है? नहीं पता। अच्छा, उस कुत्ते को देखो। पहले वो उस दीवार के पास था, अब उस गाड़ी के पास है। हाँ, तो जब किसी वस्तु या जीव का स्थान समय के साथ बदलता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह वस्तु या जीव गतिशील है। पर पुनीत भैया, हम इसे मापेंगे कैसे? अगर हम समय की एक मानक इकाई जैसे 1 मिनट लें तो स्थानों की दूरी में 1 मिनट में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसकी गति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक कार 1 मिनट में एक साइकिल से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि कार साइकिल से ज्यादा तेज गति से चल सकती है। भैया, क्या गति का भी मापन मात्रक होता है? हाँ, अगर कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मानक माप है किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वाह, समझ गया। पवन, मैंने पढ़ा है कि गति भी कई प्रकार की होती है, जैसे वर्तुल गति, आवर्ती गति आदि। कोई उदाहरण देकर समझाओ। वर्तुल गति का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है एक घूमता हुआ लट्टू। एक ही जगह लट्टू घूर्णन करता रह सकता है, तब वह अपना स्थान नहीं बदलता, लेकिन गति में होता है। लेकिन भैया, अगर लट्टू स्थान नहीं बदलता तो वह गति में कैसे हुआ? पवन, पूरा लट्टू अपनी जगह नहीं बदलता, किंतु अगर तुम लट्टू पर मार्कर से एक निशान लगा दो तो तुम देखोगे कि वो निशान अपना स्थान बदलता है और बार बार घूमकर अपनी जगह वापस आ जाता है। घड़ी की सुइयां, पंखा आदि भी इनके उदाहरण हैं। और सोचकर देखो, हमारी धरती भी तो वर्तुल गति में है। इसी वजह से दिन और रात होते हैं।
भैया, मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। वो ये कि धरती तो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और लट्टू भी घूमता घूमता इधर उधर जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु एक समय पर एक से ज्यादा प्रकार की गति में हो सकती है? अरे वाह पवन, और हाँ, तुमने सही समझा। एक वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति में हो सकती है। जैसे कार का टायर आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तुम लोग खुद भी घूमते हुए इधर उधर बढ़ सकते हो। पवन, जैसे सीधी गति को मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में मापा जाता है, वर्तुल गति को चक्कर प्रति मिनट में मापा जा सकता है। वर्तुल गति के अलावा गति का एक प्रकार है आवर्ती गति। इसका उदाहरण है आगे पीछे आवर्ती करने वाला झूला। इसे हम आवर्ती प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में माप सकते हैं। इसके अलावा आवर्ती गति के कुछ और उदाहरण हैं। कपड़े सिलने वाली मशीन और ये स्प्रिंग का खिलौना जो कि आवर्ती करता है। मुझे अच्छे से समझ आ गया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया सोनिया। अब मैं कल बिना चिंता के स्कूल जाकर परीक्षा दे सकता हूँ। और अब पढ़ाई की बात खत्म करते हैं और कुछ खेलने चलते हैं। रेगिस्तान है और अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए ज्यादा गर्मी है। यहाँ सर्दियों में इतनी गर्मी नहीं होती। क्या केरल में ठंड पड़ती है? नहीं, केरल में सर्दियों में भी हल्का गर्म मौसम ही रहता है। अरे वाह, एक ही देश में कितने विभिन्न तरह के मौसम होते हैं। रमेश,
मौसम तो एक क्षेत्र के कुछ दिनों के तापमान, बारिश या हवा का संकेत देता है, पर अलग क्षेत्र जैसे केरल, राजस्थान के वातावरण की परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु? तो फिर मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? राजस्थान एक रेगिस्तान है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ से समुद्र भी बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ हवा में नमी भी बहुत कम है। यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तथा सर्दी में ठंड पड़ती है। और केरल तटीय क्षेत्र है। हाँ, हमने ऊष्मा के अध्याय में समुद्र समीर यानी सी ब्रीज और थल समीर यानी लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। हाँ, सही कह रहे हो। समुद्र और थल समीर की वजह से समुद्र तट के क्षेत्रों में मौसम हमेशा सुहाना होता है और बारिश भी अधिक होती है। पता है, केरल से पहले हम कश्मीर रहते थे। वहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे वाह, तुम्हें तो अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु का अनुभव है। कश्मीर पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ ठंड अधिक होती है। क्यों ना हम एटलस में देखें? देखो, यहाँ 2014 में भारत के 4 क्षेत्रों का तापमान लिखा हुआ है। यह गर्मियों के मौसम का रिकॉर्ड है। देखो, 4 क्षेत्रों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितना अंतर है। हाँ, और यहाँ लिखा है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। हाँ, जैसे केरल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान के मौसम लंबी अवधि से एक पैटर्न पर चल रहे हैं। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। हाँ, और केरल में ज्यादातर वर्षा होती है और मध्यम गर्मी रहती है, इसीलिए केरल की जलवायु मध्य गर्म और आर्द्र है। अरे क्यों ना हम आज टीवी पर समाचार में मौसम की जानकारी में देश भर में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में देखें। हमें पता चल जाएगा कि देश में अलग-अलग जगहों की जलवायु में क्या अंतर है। देखो रमेश, मौसम विशेषज्ञ बता रही हैं कि कल केरल में बारिश होगी। दिल्ली और राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर में मौसम हल्का गर्म रहेगा। इसका मतलब है कि सारे देश की जलवायु कितनी अलग है। अगर हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की जलवायु है, तो दुनिया के अन्य देशों में भी कितनी अलग प्रकार की जलवायु होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो रमेश। सोचो कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम पर बदलते मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसे राधा के साथ हुआ जब वो केरल से यहाँ राजस्थान आई। हाँ रमेश, जैसे हम गर्मी में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ठंड में ऊनी कपड़े पहनते हैं,
बारिश में छाता लेते हैं, वैसे सारे जानवर और जीव जंतुओं पर भी तो जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता होगा। देखा आपने कि मौसम एक जगह के तापमान, हवा, वर्षा को दर्शाता है। जलवायु कई वर्षों के मौसम के पैटर्न पर आधारित आंकड़ों के हिसाब से निर्धारित होती है। पर जानवर, जीव जंतु मौसम और जलवायु के अनुसार कैसे अनुकूलन करते हैं? चलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। जल्द मिलेंगे। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी। सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं,
वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है। वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। भैया, क्या तुम थोड़ा पाउडर डाल सकते हो कैरम बोर्ड पर? कैरम की गिट्टी आसानी से नहीं चल रही। लो, डाल दिया। अब चलो सानिया। धन्यवाद भैया। तुम जानते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये जादू नहीं है कि जब पाउडर को कैरम बोर्ड पर डाला जाए तो गिट्टियां आसानी से चलने लगती हैं। जादू? ये घर्षण है, जादू नहीं पागल। घर्षण? मुझे याद है ये शब्द कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कौन? जब तुम एक बॉल को लात मारती हो तो वो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है ना? ओह, हाँ। हाँ, यह घर्षण की वजह से होता है। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। समझी? ओह, इसका मतलब ये है कि कुछ भी गति में हो तो उसमें कुछ घर्षण भी जुड़ा होता है। जब मैं अपनी कुर्सी को पीछे खींचती हूँ खड़े होने के लिए, तो उसमें भी घर्षण कार्य करता है। हाँ, जरूर। दोस्तों, है ना दिलचस्प बात? चलिए कुछ उदाहरण ढूंढे जहां घर्षण देखने को मिलता है। सानिया और कबीर अपना कमरा ठीक कर रहे हैं। वह मेज को दूर तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेज बहुत भारी है। ओह, ये मेज बहुत भारी है। रुको, हम एक प्लास्टिक की चादर इस मेज के नीचे डालते हैं, जिससे इसे खिसकाने में आसानी हो। और आपको कैसे लगता है कि इससे मदद मिलेगी? अपने आप अनुमान लगाओ। ओह, घर्षण है। ये वह बल है जो मेज की गति का विरोध कर रहा है। लेकिन फिसलने वाली प्लास्टिक की चादरें घर्षण को कैसे कम करेगी? दोस्तों, क्या आप मुझे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्या आप अपनी किताब में देखकर कारण की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रसोई की फर्श पर कुछ तेल बिखरा हुआ है। सानिया और कबीर के रसोई में आते ही मम्मी उसे साफ कर रही हैं। ध्यान से बच्चों, तुम फिसल सकते हो। सानिया, चलो मम्मी की मदद करें। जरूर। आदर्श रूप से घर्षण हमें गिरने से बचाता है। हाँ। लेकिन कुछ कारक हैं जो घर्षण को कम करते हैं, जैसे कि इस मामले में फर्श पर तेल की चिकनाई। स्नेहन घर्षण को कम करता है, जिसका मतलब है कि कम घर्षण के कारण आप इस तेल पर फिसल सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अधिक संभावना है फिसलने की। हमारे बिना गिरे चल पाने के लिए घर्षण कितनी आवश्यक चीज है। दोस्तों, आइए हम एक गतिविधि करें कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। आपको चाहिए 5 पेंसिल, समान आकार और समान वजन के 2 डिब्बे। पेंसिल को एक मेज पर समानांतर रखें, एक डिब्बे को इन पेंसिलों पर रखें और दूसरे डिब्बे को सीधे टेबल पर रखें। अब
दोनों डिब्बों को एक साथ धकेलें। किस डिब्बे को एक से दूसरी जगह हिलाना आसान रहा? सानिया, मम्मी और कबीर टीवी पर रॉकेट की लॉन्चिंग देख रही हैं। मुझे तो रॉकेट का पतला लंबा सा आकार बहुत अच्छा लगता है। हाँ सानिया, रॉकेट को यह आकार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिया जाता है। इतनी तेजी से उड़ पाने के लिए एक वायु गतिकीय आकार बहुत जरूरी होता है। वायु गतिकीय आकार, यह क्या होता है? किस तरह वायु किसी ठोस चीज के आसपास चलती है, यह वायु गतिकी से पता चलता है। जैसे कि एक रॉकेट अपनी उड़ान की शुरुआत में हवा के घर्षण का सामना करता है और हवा के बीच से इसको उड़ान भरनी होती है। यह हवा के घर्षण को कम करने के लिए एक विशिष्ट आकार देता है, जिससे वायु गतिकीय आकार कहा जाता है। क्या तुम दोनों वायु गतिकीय आकार वाले अन्य वाहनों के बारे में बता सकते हो? हाँ, हवाई जहाज की एक समान आकृति होती है और इसी तरह नावों और जहाज की। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि चिड़ी छक्का यानी बैडमिंटन खेलते समय जिस चिड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हो? हाँ, नुकीली आकृतियां द्रव घर्षण को कम करती है, जिससे गति बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि गैर नुकीले आकार की तुलना में तरल घर्षण को कम करने में नुकीले आकार कैसे बेहतर हैं? एक गतिविधि करते हैं। 2 कागज लीजिए, एक का हवाई जहाज बनाइए और दूसरे की गेंद। दोनों को एक साथ फेंकिए। कौन सी चीज आगे गई? सारांश: घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरी के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। जो कोई वस्तु चलती है, उसमें कुछ घर्षण होता है। स्नेहन घर्षण को कम करता है। वायु गतिकीय आकार द्रव घर्षण को कम करता है। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है।
सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं
कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे वो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अपने शारीरिक बनावट और स्वभाव के कारण ये बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काले बंदर की। ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। शेर के मुंह जैसे ये बंदर के गर्दन पर शेर की तरह ही बड़े बड़े बाल होते हैं और एक पूंछ होती है जिस पर शेर जैसे ही बाल होते हैं, जिससे ये शेर जैसा ही दिखता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और काफी चंचल होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में काले बंदरों का एक बहुत ही सुंदर एनक्लोजर बनाया गया है। नर काला बंदर मादा काले बंदर के अपेक्षा बड़े होते हैं। नर के शरीर की लंबाई 51 से 61 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई 46 सेंटीमीटर। इनके पूंछ की लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। ये सामाजिक जानवर होते हैं और हमेशा
झुंड में रहते हैं, क्योंकि झुंड में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इनके समूह में सामान्यतः 12 से 20 काले बंदर होते हैं। वैसे तो इनकी 4 टांगे होती हैं, लेकिन ये अपने आगे की दोनों टांगों का इस्तेमाल हाथों की तरह करते हैं, चाहे खाना तोड़कर खाना हो या फिर एक डाली को पकड़कर दूसरी डाली पर छलांग लगाना हो। ये बहुत ही चालाक और समझदार होते हैं। ये सर्वहारी होते हैं, लेकिन इन्हें फल, फूल, पत्ते, सब्जी खाना ज्यादा पसंद है। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 38 वर्षों का होता है और इनका वजन 3 से 10 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने के गर्भकाल के बाद मादा काला बंदर एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड टेल मकाक एक इंडेमिक मकाक है जो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और ये नेटिव टू इंडिया है और वर्ल्ड में कहीं और इसके पाए जाने की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है। लैंड टेल मकाक एक मीडियम साइज़ का मकाक होता है और इनका पिक्यूलियर नेम इसलिए दिया गया है कि इनका जो टेल पोर्शन होता है उसमें एक टफ्ट पाया जाता है हेयर का, ब्राउन कलर का, जो लायन से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त इनके मेल और फीमेल में गर्दन के किनारे ऐसे इनका बॉडी का कलर ब्लैक होता है, जो इनका मॉर्फोलॉजी है, और गर्दन के साइड में चारों तरफ सर पे बाल होता है, मेन होता है जिसे मेन कहा जाता है, वो ब्राउन कलर का होता है, जो इसे एक अलग सा रूप देता है। लैंड टेल मकाक हैं, ये अर्बोरियल इन नेचर होते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमी एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये ऊंचे वृक्षों पर रहना पसंद करते हैं और काफ़ी कम ही ज़मीन पे नीचे उतर कर आते हैं। इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो फीमेल होती हैं उनमें 4 साल में आ जाती है और मेल में लगभग 6 साल में आता है। बच्चे का वज़न जन्म के समय लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास ही होता है और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जनरली एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल रहती हैं और जो मेल होते हैं वो काफ़ी डोमिनेंट होते हैं। पटना जू में इनकी संख्या 2 है। लास्ट ईयर इन्हें वंडलूर जू से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया था। सामान्य बंदर, जिसे हम अक्सर गांवों में या कस्बों में अपने आसपास देखा करते हैं, ये सभी प्रकार के जंगलों और आबादी वाले स्थानों के पास पाए जाते हैं। इन बंदरों के झुंड को ट्रूप्स कहा जाता है और हर ट्रूप या समूह में एक या एक से ज्यादा नर और मादा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ये ज्यादातर फल, फूल, पत्ते और अनाज खाते हैं। मानव बस्तियों में ये लोगों के द्वारा दिए गए पके खाने को भी खा लेते हैं। आज हम लोग जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बंदर, एक कॉमन बंदर जिसे रेसस मकाक भी कहा जाता है। इसकी शारीरिक अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो ये इनका चेहरा जो है गुलाबी रंग का होता है, सुनहरे रंग का शरीर पे बाल होता है। इनके जो ग्रुप की खासियत होती है, इनके ग्रुप में मेल जो होते हैं एक होते हैं और जो मेल जो हैं दूसरे मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और इनके सब एडल्ट को भी ये अलाउ नहीं करते हैं अपने झुंड में और एक मादा के साथ में इनका ये परिवार चलता है और इसमें झुंड इनका बढ़ता चला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में रख रखाव के लिए इन्हें जो भोजन के रूप में दिया जाता है चना, मूंगफली, मौसमी फल दिया जाता है और ये ऋतु के हिसाब से संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके आहार में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज इत्यादि हम लोग खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रदान करते हैं। उसी तरह से जाड़े के मौसम में इन्हें शहद और गुड़ इत्यादि हम लोग देते हैं। इनके रख रखाव पे भी प्रतिदिन केजों की सफाई की जाती है। हमारे पशुपालक के द्वारा पूरा चारों तरफ से इनके पानी से पूरी धुलाई की जाती है। सब पूरा साफ करने के बाद में ही दर्शकों के लिए इन्हें खोला जाता है। पटना जू में आने वाले बच्चों के लिए ये एनक्लोजर उन्हें इन जानवरों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शक इस एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।